दोस्तों, कई इमारतें ऊपर से बहुत शांत दिखती हैं, पर इन इमारतों के नीचे एक ऐसा कोना होता है जहां इंसान ही नहीं, सच्चाई भी जाने से डरती है। आज की कहानी एक हाई फाई सोसाइटी की है, जहां लोग 13 मंजिलों में रहते थे, लेकिन असली खौफ बेसमेंट 3 में दफन था। दोस्तों, ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। दोस्तों, इस सोसाइटी के तीसरे बेसमेंट में एक काली सेडान कार सालों से खड़ी थी। ना कोई उसे हटाता था, ना कोई उसके मालिक के बारे में पूछता था, और जो कोई पूछता था फिर वो कभी अपना नाम ठीक से याद नहीं रख पाता था। कहते हैं कि इस कार के शीशे के पीछे से बहुत सी रातों से दो आंखें किसी को देख रही हैं। कौन है वो? आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रीनवुड्स रेजिडेंसी के नाइट गार्ड उमेश को लोग कड़क कहते थे। गांव का आदमी, दिल से सीधा, बात से सख्त, भूत प्रेत की बातों पर हमेशा हंस के टाल देने वाला। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका जो रूट था वो बदल गया था। वो बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 तक रोज जाता था, पर बेसमेंट 3 के नाम सुनते ही उसकी गर्दन के पीछे की नस सी खिंच जाती थी। क्योंकि बेसमेंट 3 में सबसे आखिर वाले स्लॉट में एक ब्लैक कार खड़ी थी। ब्लैक सेडान, धूल से ढकी, खिड़कियां अंदर से जमी हुई, और फिर भी हर रात ऐसा लगता था कि मानो अंदर कोई सांस ले रहा हो उस गाड़ी के, और अंदर से कोई बाहर देख रहा हो। कुछ रातों बाद रमेश नीचे उतरा। उसने लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही एक सीली बासी सी हवा महसूस की, जो उसके चेहरे पे जाके टकराई। उसने टॉर्च मारी। वो कार वहीं खड़ी थी, और तभी उसे लगा कि जैसे शीशे के भीतर से किसी ने धीरे से सिर घुमाया है। रमेश की आंखें मिचमिचाई। टॉर्च की रोशनी सीधी विंडशील्ड पर जा पड़ी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। शीशे के अंदर से दो आंखें बिल्कुल स्थिर उसे देख रही थी। ये देख के रमेश का हाथ कांप गया, और उसकी टॉर्च गिरते गिरते बची। और कार के अंदर से बहुत धीमी सी आवाज आई, हमें बाहर निकालो। रमेश ये सुनकर भागा नहीं, लेकिन उस रात के बाद वो कभी बेसमेंट 3 में अकेले नहीं गया। सवेरे सोसाइटी के लोग कहते हैं कि काली गाड़ी, अरे वो तो फ्लैट 1303 वालों की थी। अरविंद मल्होत्रा। अरविंद पढ़ा लिखा, सलीके वाला आदमी था। पत्नी नीरा खूबसूरत और हमेशा थोड़ी उदास। 5 साल पहले ये दोनों इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, फिर एक रात चीखें आई। लोगों ने दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुना, तो उन्हें कांच टूटने की आवाज आई, नीरा की चीख की आवाज आई, और किसी भारी चीज के गिरने की गूंज सुनाई दी। अगली सुबह अरविंद ने बताया कि नीरा मायके चली गई है, पर किसी ने उसे जाते हुए देखा नहीं था। ना कोई कैब आई, ना कोई बैग बाहर निकाला गया। और 2 दिन बाद अरविंद अपने ही फ्लैट में पंखे से लटका मिला। ये देखकर सोसाइटी वालों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस आई और कागजात बनाए उन्होंने, और वहाँ की कहानी बंद हो गई। पर दो बातें उस दिन के बाद भी खुली रहीं कि नीरा की बॉडी कभी मिली नहीं, आखिर नीरा गई कहाँ, और अरविंद की कार पुलिस रिकॉर्ड में सील थी, पर थाने कभी पहुंची ही नहीं, और वो कार उसी दिन से बेसमेंट 3 में खड़ी थी। अब दोस्तों, इस बात को 5 साल निकल गए, और 5 साल बाद फ्लैट नंबर 1303 फिर से खुला, और वहाँ एक नया कपल रहने आया, रिया और वरुण। रिया पेशे से पत्रकार थी, सच के पीछे भागने वाली। हर अफवाह उसे स्टोरी की तरह दिखती थी। वरुण एक आर्किटेक्ट था, तर्क वाला इंसान, लेकिन उसकी कमजोरी था डर। अब पहली रात घर सेट करते करते वो दोनों थक गए, और रिया ने खिड़की से नीचे देखा। नीचे पार्किंग लाइट्स पीली पड़ती जा रही थी। तभी उसे बहुत धीमी सी औरत की एक सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के अंदर बैठ के रो रहा हो। रिया ने वरुण को टोका और बोली, वरुण, तुम इस आवाज को सुन रहे हो? वरुण ने कान लगाए, और वह जोर से हंस दिया। बोलता है कि पाइपलाइन होगी या किसी का टीवी। तू भी ना। रिया मुस्कुराई, पर उसे वो सिसकी उसके कानों में से गई नहीं। उसके सीने में महसूस हो रही थी वो सिसकी। अब अगला दिन आ गया, और अगले दिन रिया लिफ्ट में रमेश से मुलाकात हुई उसकी। और रिया ने बहुत कैजुअल टोन में पूछा, बोली, रमेश जी, बेसमेंट 3 में जो गाड़ी खड़ी है, काली गाड़ी, लोग उसके बारे में बातें करते हैं, क्या ये सच है? रमेश पहले तो चुप रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, आप नए आए हो, इसलिए कह रहा हूँ, बेसमेंट 3 में रात में मत जाना, वहाँ गाड़ी में कोई है।
ये सुनकर रिया की आंखें चमक उठी और वो बोली, कौन है वो? रमेश ने बहुत डरते स्वभाव में कहा कि कभी दो आंखें दिखती हैं, कभी किसी औरत की आवाज़, और जो भी उसे देख ले वो कभी भी फिर चैन से सो नहीं पाता। रिया ने हल्की सी हंसी छुपाई और बोली, भूत भूत? वाह! रमेश ने सिर हिला दिया। मैं बोला, मैडम भूत हो या जो भी हो, वो भूखा है, उसके पास मत जाइएगा। शाम को रिया ने वरुण को मनाया कि हम ना नीचे बेसमेंट 3 में चलेंगे, बस देखेंगे, फोटो लेंगे और वापस ऊपर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वरुण ने चिढ़कर रिया से बोला कि तू हर बात में स्टोरी क्यों ढूंढती है? लेकिन अब रिया अपनी बात पे अड़ गई और वो उसके सामने डरपोक साबित नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ गया। अब उन्होंने बेसमेंट 3 का दरवाज़ा खोला। हवा में हल्की सी ठंडक थी और फ्लोर पर बहुत ज़्यादा नमी थी और बहुत हल्की सी पुराने पेट्रोल की सी गंध आ रही थी। दूर कोने में वो ब्लैक सेडान खड़ी थी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। टॉर्च ऑन थी, विंडशील्ड पर धूल और भीतर सिर्फ अंधेरा। फिर रिया ने रोशनी अंदर मारी और शीशे के अंदर कुछ उंगलियों के निशान थे, ऐसे जैसे कि अंदर से शीशा कोई पीट कर बोल रहा हो कि मुझे निकालो यहाँ से। वरुण ने रिया का हाथ पकड़ लिया ये देख के और वो बोला, बस अब चल, ऊपर चल। रिया ने उसी पल फोटो क्लिक कर दी और जैसे ही उसने फोटो क्लिक करी, कार के अंदर से बहुत धीमी सी हंसी की आवाज़ आई। रिया फ्रीज हो गई है सुनकर, वरुण भी। और फिर कार का इंडिकेटर टक 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 करके अपने आप चलने लगा। वरुण ने रिया को खींचकर पीछे किया और दोनों लिफ्ट की तरफ भागे। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाज़ा खुला और वो अंदर घुसे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, रिया ने देखा कि बेसमेंट 3 की दीवार पर धूल के ऊपर एक उभरा हुआ वाक्य आया कि देख लिया, अब तुम भी कहानी हो। अब दोनों ऊपर जाकर किसी तरह सो गए और रिया को उसी रात सपने में पानी टपकता सुनाई दिया, पर बाहर बारिश कुछ नहीं था ऐसा। वो उठी, उसने देखा कि किचन की टाइल्स पर गीले पैरों के निशान हैं और वो निशान धीरे धीरे चलते हुए उसके बेडरूम के दरवाजे तक आए और वहीं रुक गए। रिया की सांस अटक गई और उसने वरुण को जगाया। वरुण ने लाइट जलाई। लाइट जलाते ही निशान गायब। वो बोला, रिया अब ओवर थिंक मत कर, ह्यूमिडिटी है, हो जाता है ऐसा। रिया ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी कलाई पर बहुत हल्का सा उस उंगली का नीला निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़कर छोड़ा हो। रिया ने अगले दिन पुराने सिक्योरिटी रजिस्टर मांगे, जिसे देने से रमेश ने साफ मना कर दिया। पर रिया पत्रकार थी, उसने मैनेजमेंट को डायरेक्ट मेल कर दिया और उसे पुराने रिकॉर्ड मिल गए। सीसीटीवी फुटेज जो थी वो करप्टेड थी, पर एक एंट्री साफ थी, उस रात की जब नीरा मायके गई थी। उसके फ्लोर से लिफ्ट के नीचे गई और बेसमेंट 3 पर रुकी। उसके बाद रिकॉर्डिंग ब्लैंक। रिया का सिर घूम गया और उसने सोचा, अगर नीरा मायके नहीं गई तो बेसमेंट 3 क्यों गई? और फिर कार सील्ड एविडेंस पर पुलिस तक पहुंची नहीं। एक लाइन उसके दिमाग में जल उठी कि नीरा उसी कार में गई और कभी भी बाहर नहीं आई। अब उस रात के बाद रिया ने ऑब्जर्व किया कि वरुण का एटीट्यूड बहुत अजीब सा हो गया है। वो रात में उठकर बालकनी में खड़ा हो जाता और नीचे पार्किंग की तरफ देखता रहता था। रिया पूछती कि क्या देख रहे हो? वरुण बहुत धीमी आवाज में कहता, वो वहां है। रिया डरती डरती पूछती, कौन वहां है? वरुण पलटकर मुस्कुराता, वैसी मुस्कान जैसी किसी दूसरे के चेहरे पर फिट नहीं बैठती। फिर एक दिन रिया ने देखा कि वरुण अपनी स्केचबुक में एक अजीब सा चेहरा या एक अजीब सी चीज बार बार बना रहा है। एक कार, और कार के अंदर एक औरत का चेहरा जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं, भूख थी। दोस्तों, उसी रात 1:13 पर रात को पूरी सोसाइटी की लाइट चली गई। रिया ने फोन से टॉर्च ऑन की, तभी उसे आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक, जैसे कोई हील्स पहनकर गीले फर्श पर चल रहा हो। वो आवाज किचन से आती हुई लिविंग रूम और फिर मुख्य दरवाजे तक गई। रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? उत्तर में से एक फुसफुसाहट सी आई, इतनी करीब जैसे किसी ने उसके कान पे होठ रख के कहा हो,
अरविंद, अरविंद ने मुझे धोखा दिया। रिया के हाथ कांप गए। उसने पीछे देखा, वरुण बेड पे नहीं था। और तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और बाहर कॉरिडोर में अंधेरा, और अंधेरे में लिफ्ट का डाउन बटन अपने आप जल रहा था। दोस्तों याद करो, लाइट नहीं थी पूरी सोसाइटी में। रिया कॉरिडोर में निकली और लिफ्ट खुली। अंदर वरुण खड़ा था। उसकी आंखें खाली थी। वो बोला नहीं, बस हाथ बढ़ाया। रिया ने कहा, वरुण ये क्या कर रहे हो? वरुण ने उसी धीमे स्वर में कहा, तुम्हें देखना था ना, सच, आओ चलो। रिया को लगा जैसे किसी और ने ये वाक्य बोला हो, किसी और ने, वरुण ने नहीं। उसकी आवाज़ की उसको पहचान थी, और ये आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी। अब रिया को जाना पड़ा और लिफ्ट नीचे उतरी, बेसमेंट 2 से बेसमेंट 3, और दरवाज़ा खुला। वही सीली हुई सी हवा, वही पेट्रोल की बदबू, और कोने में वही ब्लैक सेडान, और इस बार साफ शीशे के साथ, जैसे किसी ने अभी अभी उस शीशे को साफ किया हो। और अब कार के अंदर किसी की बैठने की परछाई थी। रिया ने पीछे हटना चाहा, पर लिफ्ट का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। वो पलटी और वरुण गायब। अब सिर्फ रिया वहां पे थी और वो कार वहां पे थी। रिया कार के पास गई, और कार के पास जाकर उसने देखा विंडशील्ड के अंदर नीरा का चेहरा उभर रहा था। पर वो चेहरा आत्मा जैसा नहीं था। उस चेहरे में गुस्से में जिंदा इंसान लग रहा था। नीरा ने होठ हिलाए। तुमने फोटो ली थी? रिया ने कहा, तुम नीरा हो? नीरा की हंसी आई और कार का दरवाज़ा क्लिक करके खुल गया। रिया पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पैरों ने साथ ही नहीं दिया, जैसे फर्श ने उसे पकड़ लिया हो। फिर किसी अदृश्य हाथ ने रिया की कलाई पकड़ी और एक झटके में उसे कार के अंदर खींच लिया। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, और सीट पर नमी थी, और पुराने परफ्यूम और सड़न की मिलीजुली गंध थी। रिया ने दरवाज़ा खोला। हैंडल चला ही नहीं, कांच बिल्कुल जाम। उसने जोर से दरवाज़ा ठोका और बोली, हेल्प, कोई है क्या? और तभी उसने देखा कि सामने विंडशील्ड के पार वरुण खड़ा है। रिया रोई, चिल्लाई, बोली, वरुण खोलो प्लीज। वरुण ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खींचा, पर वो ऐसे कर रहा था जो दरवाजा खोलना नहीं चाहता हो, बस दिखावा करना चाहता हो। और फिर वरुण ने सिर उठाकर रिया को देखा। उसकी आंखों में वरुण नहीं था। उसने धीमे से स्वर में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था रिया। रिया का दिल बैठ गया। ये वही लाइन थी जो पुराने लोगों ने अरविंद के बारे में कही थी। उसकी आवाज़ बदल गई थी। रिया ने कहा, तुम अरविंद हो? तभी वरुण मुस्कुराया, मैंने उसे अंदर बंद कर दिया था, फिर वो मुझे अंदर बंद कर गई। अब तुम्हारी बारी है। विंडशील्ड पर नीरा का चेहरा उभरा, और इस बार बिल्कुल साफ। उसने बोलना शुरू किया, और उसके शब्द कार के अंदर गूंजने लगे, जैसे स्पीकर से नहीं, हड्डियों से निकल रहे हो। मैं मर नहीं गई थी, मैं भागना चाहती थी। अरविंद मुझे नीचे लाया, इस कार में बंद कर दिया, और बोला, तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा। 3 दिन मैं इसी कार में रही, पानी नहीं, हवा नहीं, और एक रात मैं मर गई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। नीरा आगे बोली, जब मेरी सांस रुकी, तब मेरी चीख इसी कार में रह गई, और कार मेरी कब्र बन गई। पर जो इंसान मेरी कब्र बनाता है, उसकी सज़ा भी यही होगी। मैंने अरविंद को बुलाया, उसे ऊपर जाकर खुद मारा, और फिर उसकी आत्मा वापस यहीं आई। अब हम दोनों इसी कार में हैं, और हमें तीसरी सांस चाहिए। रिया समझ गई, ये आत्मा का जस्टिस नहीं, आत्मा की हंगर है। रिया ने देखा कि पिछली सीट पर किसी और की परछाई भी है, और अचानक उसी सीट से दूसरी जोड़ी की आंखें खुली। ये वरुण था। अब ये सिर्फ नीरा और अरविंद नहीं थे, ये एक सिस्टम बन चुका था। हर जाल जो हर नए क्यूरोसिटी वाले को खींच लाता है। रिया ने आखिरी सांस तक कोशिश की। उसने अपनी अंगूठी से खिड़की पर रगड़कर कांच तोड़ना चाहा, पर कांच रबर की तरह दबता और फिर वापस जुड़ जाता। और तभी नीरा ने कहा, कहानी दोहराती है रिया, क्योंकि तुमने सुनने की जगह देखने की गलती की। रिया चीखी, और उस चीख के साथ उसकी आवाज़ जैसे कार के अंदर रिकॉर्ड होने लगी।
अगली सुबह 6 बजे रमेश नीचे आया। वो रोज की तरह पार्किंग चेक कर रहा था। बेसमेंट 3 में उस दिन हवा ठंडी और भी ठंडी थी। वो कार वहीं थी, पर अब शीशे साफ और अंदर 2 नहीं 4 आंखें थी। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर कार के अंदर से बहुत धीमी सी आवाज आई, रमेश जी। रमेश रुक गया। वो आवाज रिया की थी। और फिर लिफ्ट अपने आप खुल गई। रमेश ऊपर चला गया और उस दिन के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, आज भी वो कार बेसमेंट 3 में खड़ी है, और जो भी क्यूरोसिटी वाइज उस कार को देखना चाहता है वो उसी कार में खो के रह जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आप कहानी भारत के कौन से राज्य से सुन रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।